आइए बढ़ते हैं आगे बुलेटिन में और 1 मिनट में एक खबर दिखाएंगे आपको विस्तार के साथ। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं, तो वहीं शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की वर्चुअली मीटिंग भी आज होने वाली है। 1 मिनट की इस रिपोर्ट पर पूरी खबर पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आवास पर कैबिनेट मीटिंग करेंगे। 11 बजे आज होने वाली कैबिनेट की बैठक इसलिए खास है क्योंकि 1.25 साल के बाद ये वर्चुअल ना होकर आमने सामने होगी। कोरोना के चलते पिछले साल अप्रैल के बाद से अब तक कैबिनेट की बैठकें वर्चुअली ही हो रही थी। हालांकि पीएम मोदी ने आज शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक भी बुलाई है, लेकिन ये बैठक वर्चुअली होगी। इस बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। सदस्यों का कार्यकाल नया होने के कारण इतनी जल्दी एक बार फिर इस मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले मंत्रियों के शपथ लेने के अगले दिन ही मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी। आज की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने की संभावना है। केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई में 3% डीए वृद्धि मिलने की उम्मीद है। कोविड-19 महामारी के कारण केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को फ्रीज करने का फैसला किया था। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल वाराणसी दौरे पर वो रहने वाले हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला काशी दौरा रहेगा। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी एक डबल डेकर क्रूज का तोहफा देंगे। क्रूज के दोनों फ्लोर पर काशी का इतिहास सुनाया जाएगा और वीडियो के जरिए हर घाट का महत्व भी बताया जाएगा। इसके साथ ही 2 रोरो भी गंगा में सफर करने के लिए तैयार है। दुनिया भर से आने वाले सैलानी रोरो से चुनार तक की सैर करेंगे। रोरो सर्विस को प्रयागराज तक ले जाने की भी योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वो बीएचयू में 100 बेड का एमसीएच विंग देखने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर और प्रधानमंत्री सभा स्थल का दौरा भी किया। यहाँ प्रधानमंत्री रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। 186 करोड़ की लागत से बनी इस कन्वेंशन सेंटर में 1200 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री कई 100 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद पीएम मोदी का ये पहला वाराणसी दौरा होगा। तो वहीं टोक्यो ओलंपिक्स में शामिल होने वाले भारतीय खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने कहा कि जीत का प्रेशर लेकर नहीं खेलना है। टोक्यो ओलंपिक्स में शामिल होने के लिए भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल जा रहा। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय दल के खिलाड़ियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को जीत के लिए शुभकामनाएं दी। अपने दिल दिमाग को बस एक ही बात कहिए कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल जा रहा है। देश के 126 खिलाड़ी 69 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ओलंपिक स्टेडियम बहुत बड़ा है, तो इसीलिए मैं ये सोचा कि ठीक है, अगर वो अच्छा स्टेडियम है तो क्यों, वो अपॉर्चुनिटी है तो क्यों नहीं खेलूं करके फरवरी से उधर प्रैक्टिस कर रही हूँ सर। प्रधानमंत्री से करीब 1.25 घंटे के संवाद में 15 खिलाड़ियों के साथ उनके माता पिता और कोच भी जुड़े। सबसे ज्यादा उम्मीदें खुद से होती है और हम यहीं पे फोकस कर रहे हैं कि जितना भी ध्यान है अपने प्रैक्टिस पे हो। भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल 17 जुलाई को रवाना होगा। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेंगे। तो वहीं पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों से संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर अपनी चिंता को जताया और कहा कि कोरोना खुद नहीं आएगा, कोई इसको लेकर आएगा। ये पूरी खबर देखिए 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को अलर्ट किया है कि कोरोना का खतरा टला नहीं है। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा, लोग सावधानी ना छोड़ें। और ये कोरोना ऐसी चीज है, वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। प्रधानमंत्री ने हिल स्टेशनों पर सैलानियों की भीड़ बढ़ने और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न होने पर विशेष चिंता जताई कि हिल स्टेशन में बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूँ एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। नीति आयोग ने भी कहा है कि लापरवाही नहीं रुकी तो तीसरी लहर भारी पड़ सकती है। इस स्टेज पे असावधानी केसेस में भारी उछाल ला सकती है। थर्ड वेव को बचाने के लिए, ना आने के लिए, ये हमारे हाथ में, हमारे
हमारे हाथ में ये शस्त्र हैं। प्रधानमंत्री 16 जुलाई को 6 और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे। तो वहीं सितंबर से भारत में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट स्पुतनिक वी का निर्माण शुरू करेगा। पूरी खबर 1 मिनट की इस रिपोर्ट में देखिए आप। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के मिशन को रफ्तार देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। इसके तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सितंबर से ही अपने प्लांट में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी का निर्माण शुरू करेगा। सीरम इंस्टीट्यूट में हर वर्ष स्पुतनिक वी की 30 करोड़ डोज का प्रोडक्शन किया जाएगा। मंगलवार को रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी RDIF ने जानकारी दी कि सितंबर में ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्लांट में स्पुतनिक वैक्सीन के पहले बैच के तैयार होने की उम्मीद है और इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने इस बारे में कहा कि मुझे स्पुतनिक वैक्सीन के लिए RDIF के साथ पार्टनर बनने की बहुत खुशी है। हमें आने वाले महीनों में लाखों की संख्या में डोज तैयार कर लेने की उम्मीद है। स्पुतनिक वैक्सीन के अधिक प्रभावी होने और सेफ्टी को देखते हुए यह जरूरी है कि पूरे भारत और दुनिया में इसकी उपलब्धता हो। तो वहीं इस बीच उत्तराखंड की सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है। तो वहीं केंद्र ने मेडिकल नीट पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा 11 सितंबर को कराने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच इस साल कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी है। हमने पिछले काफ़ी दिनों से बहुत इसमें एक्सरसाइज की, उच्च अधिकारियों से भी बात की। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, इसलिए हमने यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। वहीं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा स्थगित नहीं की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 को निर्देश दिए हैं कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा कोविड प्रोटोकॉल के साथ हो सकेगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के संबंध में विशेषज्ञों के भविष्य के आकलनों को ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा कराई जाए। उधर हवाई सफर करके मुंबई पहुंचने वाले उन यात्रियों को RT-PCR के नेगेटिव रिपोर्ट होने की जरूरत नहीं होगी अगर उन्होंने वैक्सीनेशन करा रखी है। केंद्र सरकार ने मेडिकल नीट पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा 11 सितंबर को कराने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके इस फैसले की जानकारी दी। तो वहीं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी में जाने के उनके कयास तेज होते हुए आपको बताएं। वहीं कल प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी से भी इस बाबत मुलाकात की। 1 मिनट में पूरी खबर। पंजाब में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से जारी झगड़े के बीच कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, हमारे विपक्षी आपने हमेशा पंजाब के लिए मेरे विजन और काम को पहचाना है। मैंने जो भी मुद्दे उठाए हैं ये स्पष्ट है कि वो जानते हैं वास्तव में पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है। सिद्धू की तरफ से आपकी तारीफ पर किए गए सवाल का कांग्रेस पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया। आपका अच्छा सवाल है। सिद्धू के ट्वीट के करीब 1 घंटे बाद ही पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के मुख्य सलाहकार प्रशांत किशोर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मिलने दिल्ली पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच पंजाब चुनाव को लेकर चर्चा हुई। उनसे लोग कई तरीके के लोग मिलते हैं और अपनी बात करते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि प्रशांत किशोर यहाँ आए तो वो पंजाब के विषय में नेगोशिएट करने के लिए आए। बीजेपी ने पूरे मामले पर सिद्धू और पंजाब सरकार को घेरा। आइए खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। असम का मवेशी संरक्षण कानून अब गैर जमानती होगा। हालांकि विधानसभा में बिल पेश होते ही सियासत काफी तेज हो चुकी है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर आप। असम सरकार के नए मवेशी संरक्षण बिल पर राजनीति शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने सोमवार को विधानसभा में बिल पेश किया था। AIUDF ने कहा ये कानून असम की अर्थव्यवस्था तबाह करेगा। नए मवेशी संरक्षण कानून बिल 2021 में गो हत्या और गो तस्करी पर प्रतिबंधों को सख्त करते हुए कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। मंदिर गुरुद्वारे के 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस बेचना प्रतिबंधित होगा। धार्मिक स्थलों के 5 किलोमीटर दायरे में बूचड़ खाने नहीं चल सकेंगे। असम के बाहर और अंदर मवेशियों का गैर कृषि कारोबार प्रतिबंधित रहेगा। अक्षम मवेशियों को छोड़कर गोवंश की हत्या पर रोक रहेगी। मवेशी वध से पहले रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा। कानून का मकसद गो तस्करी पर रोक लगाना भी है।
मवेशी संरक्षण कानून गैर जमानती होगा। इसमें 5 लाख तक के जुर्माने और जेल के साथ दूसरी बार दोषी होने पर दोगुनी सजा का प्रावधान है। तो वहीं इस बीच ममता बनर्जी की याचिका पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होगी। वहीं कल बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मंगलवार को फिर से हलचल दिखाई दी। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन जाकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और बंगाल विधानसभा की लोक लेखा समिति के चेयरमैन के तौर पर मुकुल रॉय की नियुक्ति में अनियमितता का आरोप लगाते हुए शिकायत की। बीजेपी के 8 विधायक इसी सिलसिले में स्पीकर से भी मिले और विधानसभा की 8 कमेटी से इस्तीफा दे दिया। जिस तरीके से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भाजपा छोड़कर टीएमसी में ज्वाइन करने वाला मुकुल राय को बनाया, इसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा का जो रूल्स है, रूल्स 302, इसका सीरियस वायलेशन हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होगी। नंदीग्राम चुनाव परिणाम को ममता बनर्जी ने चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दी थी। जस्टिस सांपा सरकार की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। आइए बुलेटिन में खबरों के साथ आगे बढ़ा जाए। चीनी सेना ने लद्दाख के डेमचौक इलाके में आकर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के जन्मदिन के कार्यक्रम का विरोध दर्ज किया। इस दौरान उनके पास कुछ बैनर्स और कुछ चीनी झंडे भी मौजूद थे। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। LAC के पास चीन के दुस्साहस का नया वीडियो सामने आया है। 6 जुलाई को लद्दाख के डेमचौक इलाके से सिंधु नदी के उस पार चीन के सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में चीन के झंडे और बैनर लेकर चीन के सैनिक और कुछ नागरिक तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा के जन्मदिन पर हो रहे कार्यक्रमों का विरोध करने पहुंचे थे। चीन के सैनिकों के विरोध प्रदर्शन को डेमचौक के स्थानीय नागरिक उर्गेन स्वैगन ने करीब से देखा था। जब भी हम दलाई लामा जी का वहाँ पे बर्थडे मना रहा था तो आके चिल्लाता था कि यहाँ मत मनाओ बोल के। जहाँ उनका जो बैनर लगा हुआ है वो भी हिंदुस्तानी का जगह है। हालांकि डेमचौक की घटना को लेकर दावा किया जा रहा है कि चीन के सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की, लेकिन PLA ने झंडे दिखाकर विरोध जताया था, घुसपैठ नहीं की। चीन की बौखलाहट इसलिए भी बड़ी है क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार नरेंद्र मोदी ने भी दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी। अयोध्या पहुंचने के पहले से ही श्रद्धालुओं को राममय जैसे माहौल में नजर आने लगे हैं। जी हां, इसके लिए 16 किलोमीटर लंबे हाईवे को अद्भुत ढंग से तैयार किया जा रहा, सजाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप 1 मिनट की इस रिपोर्ट के जरिए। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले रामनगरी को सुंदर और विकसित करने का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। मोदी सरकार की पहल से NHAI ने 16 किलोमीटर लंबे हाईवे का सौंदर्यीकरण शुरू कर दिया गया है। शहादतगंज से अयोध्या सरयू नदी नए पुल तक 9 करोड़ की लागत से हाईवे का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। हाईवे पर पॉम के पेड़ लगाए जा रहे हैं। हर 1 किलोमीटर पर रामायण कालीन प्रसंगों से जुड़ी मूर्तियों को लगाया जा रहा है। जगह जगह फव्वारे लगाए जा रहे हैं। सुंदर लाइटिंग से पूरा 16 किलोमीटर का हाईवे जगमग नजर आएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि मीडियन में जगह जगह पर वृक्षारोपण ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है और जो हमारे अंडर पासेज हैं जनता की सुविधाओं की दृष्टिगत उनको भी सुंदर किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन 16 किलोमीटर की दूरी में आपको रामधुन सुनने को मिलेगा। दरअसल अयोध्या को वैदिक काल की अयोध्या के रूप में विकसित किया जा रहा है। पर्यटक जब अयोध्या आएंगे तो उनको दिव्य अनुभूति होगी। तो वहीं भरतपुर संग्रहालय से एक अनमोल सिक्के की चोरी हो चुकी है। ये सिक्का गुप्त काल का है जो बयाना की खुदाई में बरामद हुआ था। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के भरतपुर राजकीय संग्रहालय से एक अनमोल सिक्के की चोरी हो गई है। विभाग द्वारा सिक्कों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाने के लिए जब काउंटिंग की जा रही थी तब सिक्के की चोरी का खुलासा हुआ। उसके बाद सिक्के चोरी होने की शिकायत मथुरा गेट थाने में दर्ज कराई गई। संग्रहालय में तिजोरी को खोलकर देखा गया तो गुप्तकालीन समय का एक स्वर्ण का सिक्का कम पाया गया। यहाँ बड़ा सवाल है कि सिक्के चोरी होने में विभाग के अधिकारियों का हाथ है या किसी बाहरी का, यह जांच के बाद साफ हो सकेगा। लेकिन इस घटना से भरतपुर से लेकर जयपुर तक पुरातत्व विभाग में हड़कंप मच गया। यह सिक्का एंटिक है और लगभग 1600 साल पुराना है, जो कि बयाना में खुदाई के दौरान मिला था।
यह सिक्का 5वीं सदी के गुप्त काल के समय का है। अब पुरातत्व विभाग जयपुर की टीम भरतपुर आएगी और चोरी हुए उस सिक्के के बारे में संग्रहालय के कर्मियों से पूछताछ करेगी। पुरातात्विक महत्व को देखते हुए सिक्के की वैसे तो कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन कहा जा रहा है कि सिक्के की कीमत करोड़ों में होगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.